भिंडरावाला का नाम पंजाब में आम बात है, लेकिन एक ही धड़ा पंजाब में मौजूद है जो भिंडरावाला को मानता है। भिंडरावाला की तस्वीर धुंधली होने लगी थी, लेकिन खुद को पंजाब का वारिस बताने वाले अमृतपाल ने उस काली याद को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया जिसे शायद ही कोई याद करना चाहता हो। 83 जवानों को शहादत देने वाले ऑपरेशन को दोबारा हवा देने की साजिश रचने वाले अमृतपाल का अंजाम भिंडरावाला से भी बुरा होने वाला है, क्योंकि उस दौर में उनकी सरपरस्त सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज कमान गृह मंत्रालय के हाथ में है। आज आपको बताऊंगा कैसे कांग्रेस ने पहले भिंडरावाला को खड़ा किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और जब वो कांग्रेस के लिए नासूर बना तो उसे नेस्तानाबूद कर दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि अगर कांग्रेस भिंडरावाला को नहीं पालती तो देश ना ऑपरेशन ब्लू स्टार देखता और ना ही अमृतपाल के नंगे नाच को देखता। आज आपको बताऊंगा इस पूरे कांड में, मतलब 1973 से लेकर आज तक कांग्रेस की भूमिका क्या रही। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पंजाब के हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अमृतपाल को जरनैल सिंह भिंडरावाला का दूसरा वर्जन कहा जा रहा है। दोनों के बीच एक जैसी बातें तलाशी जा रही हैं, ढूंढी इसलिए जा रही हैं क्योंकि एक जैसी वेशभूषा, एक जैसी पगड़ी, खालिस्तान की मांग और देश के टुकड़े करने की नापाक साजिश। लेकिन आज बात भिंडरावाला की। भिंडरावाला पंजाब के एक किसान परिवार में जन्मा था, लेकिन भिंडरावाला के जीवन के दो अलग अलग पहलू हैं। पंजाब के कई लोग भिंडरावाला को संत बताते हैं तो दूसरा धड़ा उसे सिख पंथ का हीरो मानता है, लेकिन सरकार उसे आतंकवादी कहती है। अकाल तख्त ने भिंडरावाला को शहीद करार दिया था। पंजाब में भिंडरावाला की फोटो वाली टी शर्टें मिलना वहां आम बात है, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार में मरने वाले भिंडरावाला को सिख समुदाय एक पावरफुल लीडर के तौर पर भी देखता है। इसके उलट सरकार उसे आतंकी करार देती है। भिंडरावाला को कभी कांग्रेस ने अकाली दल को कमजोर करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन वो कांग्रेस के हाथ से निकलकर न सिर्फ उसके लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान गई। आइए यहां भिंडरावाला के उदय से अंत तक की पूरी कहानी आपको बताता हूं। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को खत्म करने का काम किया और उनके दो अंगरक्षक जो कि सिख थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या करने का काम किया, क्योंकि जब ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था उसके बाद से पंजाब के हालात सामान्य नहीं थे। ब्लू स्टार के बाद इंदिरा के अंगरक्षक पंजाब अपने घर वापस छुट्टी पर लौटे थे, लेकिन उन्होंने वहां के हालात देखे, मरने वाले परिवारों के हालात देखे और वो भी इंदिरा के खिलाफ गुस्से से भर गए और वापस लौटते ही उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया। तो यहां समझा जा सकता है कि कांग्रेस की एक गलती से क्या क्या देखने को मिला। अब भिंडरावाला का छोटा सा जीवन परिचय। भिंडरावाला का जन्म 2 जून 1947 में हुआ था। उसका जाट परिवार सिखों का था। भिंडरावाला के तौर पर उसकी पहचान बाद में बनी। पहले वो जरनैल सिंह बरार हुआ करता था। उसके पिता जोगिंदर सिंह बरार किसान और सिख नेता थे। मां का नाम निहाल कौर था। 8 भाई बहनों में वो 7वें नंबर का था। 6 साल की उम्र में वो स्कूल गया, लेकिन स्कूल जाने के 5 साल बाद ही उसने मन ना लगने के कारण पढ़ाई छोड़ दी और पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में भिंडरावाला की प्रीतम कौर से शादी हुई। उनके 2 बच्चे हुए, ईश्वर सिंह और इंद्रजीत सिंह। ईश्वर का जन्म 1971 और इंद्रजीत का जन्म 1975 में हुआ। भिंडरावाला की मौत के बाद प्रीतम अपने बच्चों को लेकर मोगा जिले के बिलासपुर गांव अपने मायके चली गई। वो अपने 2 भाइयों के साथ ही वहां रहने लगी। बाद में 2007 में जालंधर में उनका निधन हो गया। अब सुनिए कि ये कहानी आखिर कब से शुरू होती है। जब भिंडरावाला का जन्म हुआ था तभी ये कहानी भी शुरू हुई थी, मतलब आज़ादी के बाद से। बंटवारे के वक्त पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे। एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया और छोटा हिस्सा हिंदुस्तान के हिस्से में आया। उस वक्त जो खून खराबा हुआ था वो हर इंसान जानता है, उसे दोबारा बताने की शायद जरूरत भी नहीं। बंटवारे के वक्त बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी भारत आए थे। पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी थी। अंग्रेजों के वक्त में ही अकाली दल का गठन हो चुका था। इसे सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा बताया गया। 1920 में अकाली दल अस्तित्व में आया था। आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तभी सिख बहुल राज्य बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। हालांकि इसे उस वक्त खारिज कर दिया गया था।
अब आपको बताता हूं कि खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। सिखों का मत था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद किसी और का, मतलब पहले पंजाब की पूर्ति हो, उसके बाद किसी और को कुछ दिया जाए। देश में बनने वाले 5 बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल पंजाब से 5 नदियां गुजरती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन्हीं के नाम पर पंजाब का नाम भी पड़ा। आजादी के बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश अलग राज्य घोषित कर दिया गया। हालांकि पंजाब को अलग राज्य घोषित करने में 10 साल का वक्त लगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया। इस तरह सिखों की अलग राज्य की मांग भी पूरी कर दी गई। अकाली दल ने पंजाब गठन के लिए भाषा के आधार पर इस मांग को रखा था, इसका धार्मिक आधार नहीं था। लिहाजा सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसके कुछ वक्त बाद 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। पंजाब से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में गए पंजाब प्रवासियों ने इसे शुरू किया था। इसके तहत खालिस्तान के तौर पर अलग देश की मांग ने तूल पकड़ी। करेंसी भी जारी कर दी गई, लेकिन अकाली दल ने कभी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की, क्योंकि वो एक राजनीतिक संस्था भी थी, तो वो जानती थी कि ये आसान बात नहीं है। लेकिन खालिस्तान की मांग में साल 1973 बेहद ही अहम साल साबित हुआ, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अलग होने के वक्त से ही खालिस्तान की मांग धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रही थी। 1973 में आनंदपुर साहिब में एक बैठक की गई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कुछ अहम बातों का जिक्र हुआ। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात कही गई। यह अलग बात है कि केंद्र ने चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बनाए रखा, लेकिन पंजाब इस बात से भी असहमत था। वो चंडीगढ़ को बस अपना अधिकार बनाना चाहता था। हालांकि हरियाणा में पंजाबी बोलने वाले कुछ गांवों को पंजाब में शामिल करना भी इस प्रस्ताव का एक हिस्सा था। यह भी कहा गया इस प्रस्ताव में कि पंजाब में भूमि सुधार किया जाए, केंद्र का दखल कम किया जाए, अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन की मांग भी की गई। फौज में सिखों की ज्यादा भर्ती का मसला भी उठाया गया। मौजूदा कोटा सिस्टम खत्म करने की बात भी कही गई। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद और संस्कृति बचाए रखना जरूरी है और इसके लिए उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी चाहिए, ऐसा इस बैठक में शामिल लोगों का मानना था। इन प्रस्तावों को लेकर सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी बात निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। इसी बढ़ती हुई खालिस्तान की मांग के साथ भिंडरावाला 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया बना था। 1973 के प्रस्ताव को उसने दोबारा से हवा देनी शुरू कर दी। दमदमी टकसाल की निरंकारियों से नहीं बनती थी। दोनों के बीच अक्सर टकराव सिख गुरुद्वारे को लेकर होता रहता था। सिखों का एक बड़ा धड़ा मानता था कि गुरु गोविंद सिंह के बाद दूसरा कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सकता। निरंकारी सिख इसे नहीं मानते थे। यहाँ आपको बता दूं कि निरंकारी सनातन हिंदू परंपरा के अनुयायी थे और ये मानते थे कि जीवित गुरु के मार्गदर्शन के बिना निरंकार सर्वोच्च सत्य की खोज संभव नहीं है। इसके बाद 1978 में सिखों और निरंकारी सिखों के बीच इसे लेकर झड़पें हुई। इसमें कई निरंकारियों की जान गई। इसके बाद पंजाब के हालात तेजी से बदल गए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलकर अकाली दल के पास चली गई थी और यह बात कांग्रेस के बर्दाश्त से बाहर थी। कांग्रेस आला कमान इस हार को सहन नहीं कर पाए और यहीं से उदय हुआ भिंडरावाला के आतंक का। यहीं से शुरुआत हुई भिंडरावाला के बेलगाम हो जाने का और हार के बाद कांग्रेस को एक ऐसे नाम की तलाश थी जो उसके लिए अकाली दल की जड़ों को हिला सके और कांग्रेस की तलाश पूरी हुई भिंडरावाला पर आकर। भिंडरावाला को पार्टी ने अपना रसूख बढ़ाने के लिए पूरी मदद की। मतलब जो पार्टी कर सकती थी वो तो किया ही, लेकिन जो देश हित को देखते हुए नहीं किया जाना चाहिए था वो भी किया गया। इसके लिए धर्म से लेकर नशे तक को हथियार बनाया गया और इस देश का इतिहास गवाह है, जहां सारे हथियार बेबस हो जाते हैं वहां धर्म के नाम का हथियार कारगर साबित होता है। भिंडरावाला ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर दिए। कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों का पूरा समर्थन किया। धीरे धीरे वो सिखों के बीच लोकप्रिय होने लगा। कांग्रेस भिंडरावाला के हौसले को बढ़ाने लगी थी, जबकि कुछ समय बाद ही उसे कंट्रोल करने की मांग भी उठने लगी थी।
क्योंकि उसकी हिंसा अब विकराल रूप लेने लगी थी। 1980 में जनता सरकार गिरने के बाद जब दरबारा सिंह कांग्रेस के सीएम बने तो उन्होंने भिंडरावाला पर अंकुश लगाने की मांग की थी, लेकिन तब पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि पार्टी को अभी अपने आधार को और बढ़ाना था, जनाधार बढ़ाना था। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक चश्मे से कुछ भी देखने से कांग्रेस के राजनीतिक चश्मे ने उसे मना कर दिया था। वो बस अपना आधार बढ़ाने में लगी थी और देखते ही देखते पंजाब में भाषा के विवाद ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई, क्योंकि भाषाई आधार पर खालिस्तान को अलग करने की मांग अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन आतंकी माहौल में सुलग रहे पंजाब के हालातों पर लाला जगत नारायण बेखौफ होकर लिख रहे थे। उस दौर में कलम के सिपाही और देश प्रेम से प्रेरित लाला जी ने अपने बिंदास लेखन से आतंकियों के मंसूबों को उजागर करने का काम किया था और राज्य को शांति के रास्ते पर लाने का हर वो प्रयास किया था जो वो कर सकते थे। लेकिन 9 सितंबर 1981 को शांति के दुश्मनों ने लाला जी की हत्या कर दी। इस मामले में भिंडरावाला को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद भिंडरावाले को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इस घटना ने खालिस्तान का समर्थन करने वालों की नजरों में उसका कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। भिंडरावाला के समर्थक तेजी से बढ़ने लगे थे। चीजें और तब बदली जब 1982 में भिंडरावाला और अकाली दल साथ आ गए। दोनों का साथ काम करने की सहमति बनने के बाद धर्म युद्ध मोर्चे की शुरुआत की गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अकाली दल को कुचलने के लिए भिंडरावाला को ताकत दी थी और भिंडरावाला अकाली दल के साथ ही आकर खड़ा हो गया था। तब फिर दोबारा से 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्तावों की मांग ने तूल पकड़ा। अब भिंडरावाला कांग्रेस के हाथों से निकल चुका था। राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी। उसने आंदोलन को रोकने की भरपूर कोशिश की। इसमें कई लोगों की जानें भी गई। भिंडरावाला का अकाली दल के साथ जाने को कांग्रेस ने अपनी बेइज्जती के तौर पर लिया और फिर से ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो पाई। भिंडरावाला लगातार आक्रामक होता जा रहा था। लोग उसे संत जी कहने लगे थे। सिखों का एक वर्ग उसे भगवान बनाने पर तुला था। लेकिन इसी बीच भिंडरावाला के आतंक की एक और बानगी सामने आ गई। इसी बीच आईपीएस अधिकारी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। अटवाल ने 1983 में धर्मयुद्ध मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। फिर उसी साल अक्टूबर में एक बस में सवार 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इससे हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अब तक भिंडरावाला अपना वर्चस्व कायम कर चुका था। इन हत्याओं के बाद भिंडरावाला समझ चुका था कि अब उसे किसी भी वक्त सरकार से टकराना पड़ सकता है, क्योंकि पहले तो वो उस कांग्रेस को डस चुका था जिसने उसे दूध पिलाया था, और उसके बाद एक आईपीएस की हत्या और साथ ही पंजाब में सत्ता की होती किरकिरी। तभी उसने हरमंदर साहब परिसर में अपने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 1983 में भिंडरावाला ने समर्थकों के साथ मिलकर अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव पड़ चुकी थी। एक तरफ सरकार की तैयारियां चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ भिंडरावाला भी ताकत बढ़ाने में लगा था। लेकिन इतने सब के बाद भी सरकार ने उसे बात करने का एक मौका जरूर देना चाहा, क्योंकि टकराव में नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम। सरकार भी इस बात को जानती थी, लेकिन भिंडरावाला ताकत के नशे में इतना चूर हो गया था कि उसने कांग्रेस सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। यहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव बननी शुरू हुई। 1 जून 1984 में पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। भिंडरावाला के समर्थक हथियार चलाने में माहिर हो चुके थे। 5 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया और वो 6 जून सुबह तक चला। उन्हें सख्त आदेश मिले थे कि ऑपरेशन में हरमंदर साहब को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि सेना को कतई अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाला इतनी तगड़ी तैयारी के साथ अंदर बैठा है। भिंडरावाले को निकालने के लिए मजबूरन सेना को अकाल तख्त के ऊपर गोले दागने पड़े। एक वक्त पर हालात इतने खराब हो चले थे कि सरकार को हवा से हमला करने पर सोचना पड़ा, लेकिन हवा से हमले को दरकिनार कर तोपें मंगाई गई और भिंडरावाला का खात्मा किया गया। इसी ऑपरेशन में सेना के 4 अफसरों के साथ साथ 83 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को ही जिम्मेदार माना गया और अब उसी भिंडरावाला का नाम लेकर वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया अमृतपाल भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पंजाब वो दौर दोबारा नहीं देखेगा, इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय ने
कर दी है। आप इस जानकारी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।